नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली में बम्पर जीत दर्ज की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सिर्फ हार ही नहीं हुई, बल्कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए। केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने मात दी है, तो मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से हार गए हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज तो मालवीय नगर से सोमनाथ भारती भी चुनाव हार गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी राहत की बात है कि आतिशी ने कालकाजी से जीत दर्ज की है। अब कौन बनेगा दिल्ली का सीएम, सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इस बात की बहस शुरू हो गई है। वैसे केजरीवाल को हराने वाले सीएम के रेस में प्रवेश वर्मा सबसे आगे दिख रहे हैं। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बीच दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सचिवालय में मौजूद सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अभिलेखों की सुरक्षा के लिए यह अनुरोध किया जाता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की अनुमति के बिना कोई भी फाइल अथवा दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर न ले जाएं। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों के अंतर्गत संबंधित शाखा प्रभारियों को उनके अनुभाग के अंतर्गत अभिलेखों, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, इन सब की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाएं। तो देखिए, दो बातें निकलकर सामने आई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात वह तो यह कि भारतीय जनता पार्टी अब आगे से दिल्ली की राह में सबसे बड़े सत्ताधारी पार्टी के रूप में शामिल हो गई है। 2025 के बाद भारतीय जनता पार्टी की बयार दिल्ली सरकार में फिर से बहने वाली है। और उसके साथ ही देखिए, अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन संदेश साफ, स्पष्ट, क्लियर है। सचिवालय को सील किया गया है ताकि फाइलों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभवतः अब नहीं की जा सके। इशारा साफ है कि पुराने करतूत नजरअंदाज या माफ नहीं किए जाएंगे। अब फाइलें खुलेंगी। सरकार में आने के बाद फाइलें फिर से खुलेगी। क्या पुराने पापों का हिसाब लिया जाएगा, सजा दी जाएगी। यह तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन फिर से वही बात करेंगे। आम आदमी पार्टी साफ हो गई। दिल्ली में कूड़ा साफ हो ना हो, यमुना साफ हो ना हो, आम आदमी पार्टी साफ हो गई। और भारतीय जनता पार्टी का जीत का कमल एक बार फिर से खिल गया है। बहुत पुरानी बात है, संभवतः 93 के आसपास की बात है, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का राज दिल्ली में था। उसके बाद कांग्रेस आई, गई हो गई। आम आदमी पार्टी आई, वह भी अब गई हो गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक नया सवेरा, नया अभ्युदय हुआ है। और देखिए, मैंडेट, जबरदस्त मैंडेट, और जिस तरह से यह जीत हुई है वह इशारा करती है कि तमाम वादे, लोक लुभावन दावे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए, फ्री की रेवड़ियां बांटी गई, ये सब दिल्ली की जनता अब नहीं चाहती भाई। हाँ, तो देखिए, यही वह बात है कि अब दिल्ली की जनता क्या चाहती है। दिल्ली की जनता ने इसे दर्ज करवा दिया है और नतीजा सबके सामने है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह बतौर राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से सुनील अत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तरफ से प्रवक्ता संजीव निगम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र बाबू, शुरुआत आप ही से करेंगे और आप ही के साथ शुरुआत करने से पहले सभी का अभिवादन भी कर देंगे। इसमें आप भी शामिल हैं। आप सबका स्वागत है। और देखिए सिंह साहब, ये क्या बात है, आज के बाद से बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में होगी, और होनी भी चाहिए। वह इसलिए क्योंकि एक बहुत लंबा सूखा खत्म हुआ है और दिल्ली की जनता ने चुनकर इस बार आपको बैठाया है। सीएम कोई भी बने, राज भारतीय जनता पार्टी का होगा। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती यह भी होगी कि भाई देखिए, आप फ्रीबीज की रेवड़ियों वाली पार्टी से ऊपर उठकर आए हैं।
पुराने चीज जो थे उनको कंटिन्यू करने की बात की है। अब आप नया क्या करेंगे और क्या यमुना साफ हो पाएगी? सबसे पहले शैलेंद्र प्रताप सिंह, आपको बधाई जीत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं पूरी दिल्ली का जनता, दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की आवाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज 27 वर्ष बाद फिर आपने मौका दिया। हालांकि सांसद के रूप में तीन बार से लगातार आप 7 सीट जिता रहे हैं। उस माध्यम से लगातार अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा। हाँ, एक बाधक था जो दिल्ली की जनता में, क्योंकि भारतीय संविधान में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी है। ठीक है, आज दिल्ली अब पूरे स्टेटहुड नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार थी और जो तीनों लिस्ट में मुद्दे थे और जो आइटम्स होते हैं कार्य करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बाधक तो थी ही आप आदमी पार्टी की। जो सीधी सेंट्रल सरकार की स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत है, और बहुत सारी जो सीधे यहाँ के किसानों के लिए जो स्कीम थी, जो पूरे भारत में हर 3-4 महीने में जो 2000 रुपए सीधे दिए जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत, तो वो चीजें दिल्ली में लागू नहीं थी। एक जो 70 साल से ऊपर जो मोदी जी ने भी घोषणा की थी कि सभी हमारे सीनियर सिटीजन्स को हम उनको टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के दायरे में लाएंगे, उस चीज का फायदा, उस चीज का लाभ जो है दिल्ली की जनता को नहीं मिल रही थी। और ऐसे कई सी बहुत सारी स्कीमें हैं जिसका लाभ सीधे तौर पर दिल्ली की जनता नदारद थी। उस चीजें दिल्ली की जनता ने समझा। सर, जीत का श्रेय किसे देते हैं? मोदी साहब को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, किसे? निश्चित रूप से मोदी जी का नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का प्रयास है कि घर घर जाकर, गली गली जाकर उन्होंने राष्ट्रीय जो स्कीम्स है, जो नेशनल स्कीम्स है, राष्ट्रीय सरकार जो दे रही है, उसको बताया कि यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही। और जो एक तरह से जो नाली में तब्दील हो गया था, जो यमुना मैली हो गई, मुझे लग रहा था कि 70 के दशक में जब कांग्रेस थी, जब पिक्चर में गंगा मैली हो गई, तो उस समय गंगा वाकई मैली हो गई। और योगी जी ने प्रयाग में दिखा दिया किस तरह कुंभ, जो कम से कम 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के देश विदेश के स्नान किया। तो अगली पिक्चर जो बनने जा रही थी, यमुना मैली हो गई, तो अभी बनेगी। और 600 करोड़ को उन्होंने कहा था प्रावधान करूंगा केजरीवाल जी ने, तो उन्होंने प्रावधान किया कि नहीं किया, लेकिन 7200 रुपए कहां चले गए। उस यमुना से एक गिलास पानी, मात्र एक गिलास पानी 7200 रुपए में, 7200 करोड़ रुपए में वो निकाल नहीं पाए। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को अलग से कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो जहर जो है हरियाणा की जनता ने। आपने अच्छा इंपॉर्टेंट बात किया, हवा पानी की बात आपने कही। हवा दम घोटू है दिल्ली की और पानी जहरीली हो गई थी। केजरीवाल साहब यही बात को लेकर आ गए। तो आप तो चलिए, आपकी सरकार आ रही है, आ ही गई, बन जाएगी कुछ ही दिनों में, तो क्या हवा भी साफ हो जाएगा और पानी भी? बिल्कुल, पूरा प्रयास। भारतीय जनता पार्टी का पहला मुद्दा ही था शुद्ध जल और स्वच्छ हवा। ठीक, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इल्जाम लगाया, और तीसरी चीज में हूँ, जिस तरह से इल्जाम लगाते थे कि पंजाब की वजह से सब दिल्ली जो है असुरक्षित है, उसी की वजह से यहाँ की पानी हवा जो है अशुद्ध है। मुझे लगता है कि अब वो जो है, जो जिस तरह से उनकी सरकार पंजाब में आई और दूर नहीं कर पाए वो, तो जनता के सामने स्पष्ट हो गया कि ये झूठ नेतृत्व है, झूठे वादे हैं और फरेब के द्वारा बनाई हुई सरकार है। तो मुझे 2025 में इससे मुक्त हो जाना है, क्योंकि उनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एक छोटी चीज कहूंगा मैं, एजुकेशन के लिए, जिस तरह से मोदी जी ने, दिल्ली की जनता कितनी समझदार है, कितनी सोचने वाली, अग्र सोची है, कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब 2 कैंपस और बनेंगे छात्रों के लिए, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस। अभी नॉर्थ और साउथ चलता था। तो एजुकेशन के प्रति कितने जिम्मेवार यहाँ की जनता है और एनवायरमेंटल इशू के लिए, इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर, कितने जिम्मेवार है। आपने इसी मुद्दे में भाजपा ने चुनाव लड़ा और जीत प्राप्त। चलिए, तो आगे वाले समय में तो हम इसी रिफॉर्म्स कितना अप्लाएंगे, करेंगे, इसके ऊपर ही अब बात होगी। लेकिन आज चुनाव की बात है तो इस पर करते हैं। देखिए, संजीव निगम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। निगम साहब, जीतने का ख्वाब था वह टूट गया। एक सवाल जनरली मैं पूछता हूं कि आप जीत का श्रेय किसे देते हैं? मैं आपसे इससे थोड़ा विपरीत पूछता हूं निगम साहब, इस हार का श्रेय आप किसे देते हैं? वीडियो ना दे, ले लो अगर लेते हो तो। निगम साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें क्या? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आमतौर पर लोगों से मैं पूछता हूँ कि जीत का श्रेय किसे देते हैं। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ, हार का श्रेय किसे देते हैं? भाई, जनता है, जनता को जो ठीक लगा जनता ही होती है। मैंने जनमत स्वीकार है ना आपको? जनता को अगर जो है कोई चीज नहीं पसंद आई तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, और ये सब जो है, जो कोऑर्डिनेशन था दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, शायद उनको ये पसंद नहीं आया होगा कि आप जो है आए दिन इस तरीके की जो है बातचीत करते हैं।
तो ये व्यवधान डाला गया और बार बार व्यवधान डाला गया, एक बार नहीं व्यवधान डाला गया केंद्र सरकार की तरफ से। जब भाई चुनाव होते हैं तो चुनाव में कोई भी पार्टी की सरकार जीत जाए। अब आप इनको जो खुद ही जीते हैं, डबल इंजन जिसको बोलते हैं, दूसरे प्रदेशों में देखा नहीं क्या, जहाँ जहाँ डबल इंजन लगे हैं क्या क्या इन्होंने कर लिया। आपने कहा हम साहब वही स्कीमें जारी रखेंगे, अरे जो हमारी स्कीम थी आपको उनको आपको रेवड़ियां दे रहे हैं, केजरीवाल जी रेवड़ी दे रहे हैं। निगम साहब, लेकिन आप मतलब जनमत आपको स्वीकार है? ये सीधा सवाल। देखिए सवाल साहब ये है, जनमत का तो आगे सभी लोग नतमस्तक करते हैं, जो जनमत है उसको तो अब हमको करना ही पड़ेगा, जो भी है कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, तो ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं ना, आप हार मान लिए, ये तो नहीं कहिएगा ना बाद में कि हराए गए हैं। अब तमाम बातें हैं उसमें बैठ करके समीक्षा होगी, सारी चीजें निकल करके आएंगी। मैं अभी अपने निर्देश में क्या कहूँ, मैं ये सिर्फ कह सकता हूँ कि जो है ये जो रेवड़ी शब्द का इजाद किया गया है, ये प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। दिल्ली सरकार बांट रही तो वो रेवड़ियां हैं, और आप उन्हीं चीजों को जारी रखोगे, वो क्या है, वो क्या है, मतलब कितनी शर्म की बात है। तब आप कहोगे साहब वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसी को तो कहते हैं कि किस तरीके की भाषा शैली, कैसे आप बातचीत। तो वही है निगम साहब, ठीक है ना, वो कहते भी हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब तो बात हो गई। खैर, अब आप अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। पूछ लीजिए यमुना कब साफ कर देंगे, कितने दिनों में यमुना साफ हो जाएगी, हाँ उनसे पूछ लीजिए। नहीं पूछा अभी मैंने, उनकी प्राथमिकता ही है कि वो इसे करेंगे। अब आप सवाल पूछिएगा ना भाई, विपक्ष में अब सवाल पूछने का अधिकार आपके पास है, इस साइड से उस साइड अब आप गए हैं। अब ये करके दिखा दें, ठीक है, ठीक है, आप आवाज उठाइएगा। देखिए अत्री साहब भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से जुड़े हुए हैं। अत्री साहब, मैं ना एक बात कहना चाहता हूं या पूछना भी चाहता हूं। ये समझा जाता है कि आम आदमी पार्टी की जितनी बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई ना, उससे ज्यादा बड़ी दुश्मनी तो भाई आपने कर दी है अत्री साहब। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा बंटाधार कर दिया। लोग बात कर रहे थे साथ में लड़ेंगे तो कुछ पा भी लेंगे, लेकिन अब खोने को बचा भी तो क्या है अत्री साहब? सवाल ये है कि अपने बारे में भी बता दीजिएगा, आपके हाथ भी कुछ नहीं लगा है। चलिए है जी, आपके हाथ में भी कुछ नहीं लगा है, अपने बारे में नहीं, हमारे हाथ में बहुत कुछ लगा है। आपने अच्छा। कैसे कह दिया नहीं लगा? अच्छा, आज दिल्ली जो है धूर्तों से मुक्त हो गई, और हमने एक शब्द शुरू में कहा था, भाई आपदा तो गई, विपदा आ गई, विपदा को भी भुगतेंगे, अब इसका भी निकालेंगे। आपदा बड़ी थी या विपदा? चुनाव के दौरान हाँ। 2 दिन पहले बजट आ रहा है, हाँ। जो कि इलेक्शन का जो है एक तरीके से कमीशन को उसका संज्ञान लेना चाहता, वो भी नहीं हुआ। फिर मोदी जी वहां चले गए इलेक्शन वाले दिन उसको गंगा को मैली करने के लिए। हाँ। वो भी सबने देखा कि वो रेनकोट पहन करके जो मनमोहन सिंह जी के लिए बोलते थे, वही गर्म कपड़े पहन के वो डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी भी अधूरी लगा रहे हैं। तो सबने देखा, वो सारा मीडिया चैनल उसी पे लगा हुआ था। तो माइंड तो थोड़ा सा जनता का उस पर होता ही है। बहरहाल जो भी जनता ने जनमत दिया है, हम उसे स्वीकार कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जो देखते हैं ना सर, जनता वो नहीं देख पाती है। आप जो दिखाना चाहते हैं वो भी नहीं देख पाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि वो रेनकोट लगा करके डुबकी ले रहे हैं, जनता देख रही है किस भक्ति भाव के साथ वो डुबकी ले रहे हैं। यही फर्क हमारे यहाँ रुद्राक्ष की माला जो है कभी भी गंदे पानी में लेके नहीं जाते। आप जब नहा रहे हो तो उसमें नहाते हुए कभी नहीं लेते। और मोदी जी पता नहीं क्या बुड़बुड़ा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, वो तो जो होटो को देखो तो शैलेंद्र बाबू से हम पूछ लेंगे भाई, उनका पक्ष भी हम जान लेंगे। आपने एक सवाल उठाया, देखिए भूपेंद्र सिंह साहब भी जुड़े हुए, आप सबके साथ बात करेंगे, बारी बारी से हम आते हैं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सिंह साहब, वही हुआ जो होना था या कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर हैं? कहानी में ट्विस्ट ऐसा ही निकलकर सामने आना था, या फिर मेरा स्पष्ट सवाल वही है कि जिसकी अपेक्षा थी वही हुई? आपका टेक। देखिए, माहौल तो बन गया था कि इस तरह से परिणाम आएंगे, और मैंने कई बार डिबेट में कहा कि अप्रत्याशित परिणाम होंगे। और उसमें ये भी हो कि बड़े नेता हारे, और जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी और बीजेपी ने जिस अन्य राज्यों में जिस तरह से प्रयोग किया, उसी को आगे बढ़ाया, और उसको आगे बढ़ाने में उनको सफलता भी मिली। तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बीजेपी ने एक इतिहास रच दिया, 22 राज्यों में उनकी सरकार हो गई, और 27 साल का भगवान राम को तो 14 वर्ष का वनवास था, उनने 27 वर्ष बाद फिर से सत्ता प्राप्ति करी। और इस चीज में अगर कहें तो कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस ने भी अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, तो उससे ये फायदा हुआ कि बीजेपी को अच्छा फायदा हुआ। और निश्चित रूप से बीजेपी जो अपने जोश और उसको कायम रखी, मोदी जी जैसा बड़ा चेहरा था उनके सामने,
और अब चुनौतियां दूसरी बात मंत्रिमंडल की बनती हैं और आगे जाके जो उनके कमिटमेंट किए हैं, सबसे बड़ी चुनौती बनेगी यमुना को साफ करने के लिए, यमुना नदी को साफ करने की। और वो एक अच्छा चुनाव, क्योंकि एक अच्छा इशू बना और जिसके कारण सरकार काम करने, जो भी सरकार आती है, चाहे आप आती चाहे वो बीजेपी आती, तो वो काम करती और उसी काम में आप काम करना पड़ेगा और रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि आप ज्यादा देर तक किसी भी झूठ या किसी भी आप लफेबाजी तो करेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। जनता उसी के पास रहेगी जो कहेगी और डिलीवर करने की कोशिश करेगी। अगर डिलीवर नहीं कर पाएगी तो जनता फिर से उसको नीचे कर देगी। ठीक, तो ये सब तो रखेंगे, लेकिन इस चुनाव से महत्वपूर्ण चीज ये समझ में आई, जो पूर्वानुमान भी था, एग्जिट पोल भी आए और वो काफी कुछ सटीक भी आए इस बार। अब एग्जिट पोल तो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होता है, छोड़िए ना, दो दिन उसमें कहाँ जाइए। चुनाव ये आया कि एक चुनाव अगर लगातार कोई पार्टी लड़ रही है और वो जीत रही है तो वो उसको घेरने की किस तरह से तैयारी की जा सकती है। और बीजेपी और कांग्रेस ने भी कुछ बड़े नेता अपने उतारे जो कि है, लेकिन पार्टी इस समय अपनी खुद मतदान को कन्वर्ट करने के लिए कांग्रेस जूझ रही है, तो वो सत्ता से लंबे समय से दूर है। उसके कारण उसको इस तरह से, लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस तो बहुत दिनों से मंथन करते आ रही है। अब आम आदमी पार्टी को भी मंथन करने की जरूरत नहीं। ठीक है सिंह साहब, आते हैं फिर आपके पास। शैलेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र साहब, अब देखिए, एक टर्मिनोलॉजी थी आप तक, एलजी साहब, एलजी साहब, एलजी साहब। अब ईमानदारी से बता दीजिए कि अब आने वाले 5 साल में एलजी साहब का नाम सुनाई देगा भी क्या? ऐसा आपको लगता है या वह भी आप पीछे रह गए? संवैधानिक व्यवस्था में एलजी का एक प्रमुख रूल है। और आप जानते हैं भारत 28-29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली उसमें से एक है और हर जगह एलजी अपॉइंटेड है। तो एलजी का रोल हमेशा रहेगा और हमेशा उनकी चर्चा रहेगी, उनकी भूमिका रहेगी सतत दिल्ली के विकास में। क्योंकि आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 238 के तहत दिल्ली 38A के तहत दिल्ली का निर्माण हुआ है और उसमें एलजी की व्यवस्था है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो संविधान तो रहेगा, बाबा साहब है, संविधान है, जब तक संविधान है भारत है। तो संवैधानिक व्यवस्था तो बदल नहीं सकती, उनका नाम हमेशा चलता रहेगा और इस दिल्ली के विकास में उनकी उपयोगिता, सहभागिता हर दृष्टि से बनी लेकिन रहेगी। मेरा कहने का मतलब था उनके नाम की वो गूंज जो आम आदमी पार्टी की सरकार के समय सुनाई देती थी नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती थी भाई उनके राम अरोड़ा वही अटकाते हैं। अब तो सेंटर में भी आप हैं, स्टेट में भी आप हैं, तो वो एक मीडियम के तौर पर काम करेंगे। बहुत ज्यादा जो व्यवधान वाली बात आम आदमी पार्टी कहती थी वो तो नहीं होगा। इसके बारे में बता दीजिए और यह भी बता दीजिए मेन फैक्टर क्या रहा जिसकी वजह से आपने ये प्रचंड जीत दर्ज की दिल्ली में। क्या आप उसे एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं, फ्रीबीज लोगों को नहीं पसंद है उसे मानते हैं, या फिर आपका अपना भी कोई टिक है? निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर रहता है और इसको स्वीकार करने में किसी प्रकार से परहेज नहीं है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तभी डेवलप होती है जब आप जनता से जुड़ाव छोड़ देते हैं या जनता को फरेब करके जो उनकी पॉलिसी बनाते हैं, जो नीति बनाते हैं, तो उसको सही ढंग से अप्लाई नहीं करते हैं। और रही दूसरी बात, आपने एक और प्रश्न उठाया था। हाँ, मैंने वो बोला था वहाँ गूंज वाली बात। गूंज वाली बात। तो एलजी जहां तक सवाल ये है कि शीला दीक्षित भी यहीं रही है। जितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, वाजपेयी जी देश का नेतृत्व कर रहे थे जब देश की शायद सबसे बड़ी योजना, सबसे बेहतरीन योजना मेट्रो, दिल्ली मेट्रो जो है उस समय पनप रही थी। हालांकि वो दिल्ली मेट्रो का जो खाका तैयार किया था मदन लाल खुराना जी ने किया था, वो रहे नहीं। दिल्ली भाग्य से उस समय एक प्याज के दाम और ड्रॉपसी एक ऐसी बीमारी है, उसके तहत हमारी सरकार चली गई और शीला दीक्षित जी आई। ना कभी शीला दीक्षित ने इस चीज की शिकायत की, ना कभी प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने शिकायत की कि हमारे पीछे खटपट रहती है। लेकिन केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल आप याद कीजिए, किस पे इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने। अपने इंडी गठबंधन के नेताओं के प्रति क्या उनका रवैया था, सबको पता था कि शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं। सब पे इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के लिए परिवार खतरा है। संजय सिंह की स्पीच देखिए, और उन्हीं के साथ आप गठबंधन करके तस्वीर खिंचाते हैं। तो इस तरह का द्वयम जो चरित्र आपका था वो जनता के सामने स्पष्ट हो गया। फिर आप जिस ब्रांड के तहत निकले थे वो आपका था नहीं, अन्ना हजारे जी का था। आप उनकी मेहनत को
चुरा लिया, चुरा के आपने उसे राजनीति के तहत अपनी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, और पूरा का पूरा अन्ना हजारे का जो कोई 10 रुपए दे रहा, कोई 20,000, कोई 10,000, 20 लाख, जिसकी जितनी हैसियत थी, अमेरिका से लेके भारत तक, सिंगापुर तक लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उस पैसे को लेके आपने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। फिर आप उस दुनिया जानती है कि आप किसके दोस्त हैं, आप पुन्नू के मित्र हैं, रोहिंग्या के दोस्त हैं। तो रोहिंग्या को जो है, और कोविड सबसे बड़ी घटना की तो चर्चा नहीं की। जिस तरह से कोविड में पूर्वांचलियों के साथ साथ जो बाहर के लोग दिल्ली में रहते हैं, केजरीवाल जी ने मरने को छोड़ दिया था। आप याद कीजिए कितनी सारी बसेस यही दिल्ली से जाती थी, यही आपके स्टूडियो को होकर जाके आपके वहां ग्रेटर नोएडा पे छोड़ देते थे। कई लोगों को हापुड़ में उतार के चले आए आप, कई लोगों को हरियाणा, पंजाब के लोगों को आपने सिंह बॉर्डर पे छोड़ के आए। तो इस तरह की आपने दिल्ली की चिंता की। तो कोविड में जिस तरह से पूर्वांचलियों को हटा के रोहिंग्या को बसाने का आपने प्लान तैयार किया, और उसी के दम पे खेल रहे थे वो। चलिए, वो तो जो मैसेजिंग आपने दिया, वो तो रिजल्ट में अब आ गया ना। जो आपने बातें कही, वो बात जनता को पसंद आई, जनता ने आपको जिता दिया। निगम साहब, आप देखिए, जीत का श्रेय, जीत की बातें उसके कारण हमने पूछ लिया, तो यह भी अच्छा नहीं रहेगा कि हम हार के कारण नहीं पूछे। आपको क्या लगता है, पहला, कि आम आदमी पार्टी की ऐसी हार की क्या आपको उम्मीद थी? यदि नहीं और ऐसी हो भी गई, तो फिर इसके क्या वो महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे जो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आपकी हार का कारण बने? देखिए, अभी अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी होगी। इसमें बैठ करके सीनियर लीडर तमाम उन बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे, तब उसकी एक जो है कंक्लूजन जो निकलेगा वो हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हम आपके साथ ये साझा करना चाहेंगे कि जो जीत है वो तो हल्के मार्जिन से है। आप ज्यादातर जगहों आप देखें, कोई मतलब थम्पिंग मेजोरिटी वाली बात नहीं है कहीं किसी की। ठीक है, वही ये बात लोग कहने में जो है कामयाब रहे कि सर जो कहते हैं कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं थी। उनको कोऑपरेट कर, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था फेडरल सेशन में, उन्होंने नहीं किया। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहे हैं और दिल्ली में हम ना करें। तो कुछ उन्होंने मजबूर कर दिया दिल्ली की जनता को। वो कह रहे हैं भाई साहब, हम वही चीज देंगे जो आप दे रहे हो। जनता को लगा शायद एक मिनट के लिए कि जब वो चीजें तो हमको मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, अब तो नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, वो मजबूर कर दिया। देखिए, आप मजबूर हो गए और अब जो है दिल्ली की सरकार मजबूत हो गई। अब देखा जाएगा, सवाल आपको पूछना है, पूछिएगा कि भाई अब आगे क्या काम हो। लेकिन एक बात यह भी बता दीजिए कि आपका अब सबसे बड़ा दुश्मन कौन निकला, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, इसमें कोई बात नहीं। ये बात छिपी रही है, कहने को अलग अलग पार्टी है। वो तो पहले था कि जीरो पहले थी, जीरो ही रहेगी। लेकिन उन्होंने जो मिलकर के चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी में, उसका शायद नतीजा ये रहा है। और नहीं तो जो है मालूम था कि क्या है, किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, खासतौर से नई दिल्ली में संदीप दीक्षित जी ने। वो भी सबके सामने सब जग जाहिर रहा, सब मुकदमे कचहरी की, मानहानि की, सब बातें करते रहे। काम, कोई नीतियां कोई ठोस रही नहीं कांग्रेस पार्टी की। आपने जरूर जो है कहीं न कहीं जो है आपने प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो चली जाए, या फिर आपने जो है वोटों का जो है जो खाते में आना चाहिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में, उसको आपने थोड़ा सा जो है तोड़ा मरोड़ा है। तो ये तमाम चीजें हैं। वक्त अब भरपूर है, खूब मंथन कीजिए। अत्री साहब, यही सवाल, एक सवाल आपसे भी पूछते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब मंथन करेंगे, उसके बाद निकलेगा बात जो सामने आएगा। आप तो पुराने मंथन के महारथी हैं, आप पुराने मंथन के महारथी। आप ये बताइए कि आप अलग से मंथन कीजिएगा या आप दोनों साथ में बैठ के ही मंथन कर लीजिए? वक्त तो आपके पास भी पूरा। ये तो आपका सोचना है, इसमें मंथन क्या करना, वो जो चीज है स्पष्ट है। तो हार के कारण आपके क्या है, बता दीजिए, स्पष्ट है, आप क्यों हारे? हमारे हार के कारण ये है कि मेरा प्रश्न है कि 2013 में जिस तरह से आपने कांग्रेस को बेवकूफ बनाया था, 2025 में कांग्रेस ने आपको बेवकूफ बना के बदला ले लिया, कुछ ऐसा तो नहीं? हाँ, बोल दीजिए अत्री साहब, ओवर टू यू। जी, मैंने अपना जो मंथन है वो मैंने शुरू में बता दिया। मुझे किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को नागपुर फैक्ट्री से कोई मैसेज आएगा तो मुझे उसे बोलना है, या मुझे केजरीवाल का कोई मैसेज आएगा तो बोलना है। कांग्रेसियों की अपनी स्पष्ट वो होती है। बीजिंग की फैक्ट्री से आता है, बीजिंग की फैक्ट्री से कि सोरस फैक्ट्री से? चलिए ठीक है, अब शैलेंद्र सर आप हार गए, उनको थोड़ा मंथन कर लेने दीजिए, वक्त दीजिए। अब आप सेलिब्रेट कीजिए, आपके सेलिब्रेशन का समय है। ठीक है, भूपेंद्र सिंह साहब, जल्दी से अब एक एक्सपर्ट वाला राय आप भी दे दीजिए। ये जो जीत गई है बीजेपी और जो हार गई है आप और कांग्रेस, इसमें वह जो निकल कर बात सामने आई कि क्या थी मुख्य वजह, उस पर आप भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। या
अभी आपको लगता है कि थोड़ा सा और टटोलना होगा, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई मुख्य कारण जरूर? देखिए बीजेपी जो चुनाव लड़ी, बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। हाँ। और बीजेपी हर बार चुनाव को समर में अच्छे नए प्रयोग करती है, और उस प्रयोग का हम देखें अगर तो 2024 के जो चुनाव में हुआ, विधानसभाओं के जो अदर स्टेट में हुआ, उन्होंने क्या किया कि लगातार उनकी सरकारें थी, मध्य प्रदेश में हो चाहे अदर राज्यों में हो, और उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी तैयार की कि वहाँ के जो दिग्गज नेता हैं, जो केंद्रीय नेता थे, बड़े नेता थे, उनको विधानसभा में उतारा, और वही स्ट्रेटेजी इन्होंने यहाँ पे भी लाई थी, और जिसमें 18 हॉट सीटों पे उन्होंने घेरा आप पार्टी को, और आपको एक सीमित दायरे में लड़ने की कोशिश की। उसके बाद उनकी स्ट्रेटेजी ये भी थी कि जो लगातार छोटे छोटे इशू जो कि राजनीतिकरण किए जा रहे थे आपके द्वारा, जिसमें कहीं से कोई जनता का हित नहीं था और जनता को बहकाने की कोशिश की जा रही थी, तो ये भी इशू एक पॉइंट बना। दूसरा एक करप्शन का जो चार्ज बना, जिनका शराब घोटाला, और जो कि जिससे बड़े नेता जेल गए, और उसका भी एक राजनीतिकरण। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण था कि जो ऐसे वोट था, हाँ। जो पिछली बार आपको काफी मिला था, हाँ। उसके तहत उन्होंने बिलूरी और दुष्यंत गौतम जैसे उम्मीदवारों को खड़ा किया। ठीक है, आपने कुछ पॉइंट तो बताए, और ऐसे बतेरे पॉइंट होंगे जो निकलकर सामने आएंगे और वक्त के साथ लोगों के सामने पहुंचेंगे। ठीक है, समझ गए सिंह साहब। हाँ ठीक है, वक्त का थोड़ा अभाव है, लेकिन आप सबने अपनी बात रखी। आप सभी खास मेहमान का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। तो दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, वह चेहरा कौन होगा, यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, और यह जीत का अंदाज बेहद शानदार था। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।